नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी फौज ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान में जाकर जिस तरह से स्ट्राइक की, जिस तरह से ऑपरेशन किया, वो बिल्कुल परफेक्ट था, 100% कामयाब था। और मुझे लगता है उस पर कोई सवाल नहीं बनता है, उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए और जिस तरह से सरकार की एजेंसियों से कदम कदम पर चूक हुई, क्या उस पर सवाल नहीं करने चाहिए? क्या इस चूक के लिए सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए? और सवाल बेहद साफ है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों से, जो उनकी इनर टीम है, कोर टीम है, क्या उस टीम से चूक नहीं हुई है? क्या मिस्टर मोदी ने जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हाथ में दे रखी थी, इंटेलिजेंस हाथ में दे रखी थी, सेना और पुलिस उनके हाथ में दी थी, क्या उनसे चूक नहीं हुई? और अगर ये चूक नहीं होती तो पहलगाम की घटना ही नहीं होती। अब मीडिया जिस शख्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही, वो शख्स ये साहब है, मनोज सिन्हा। कम लोग जानते होंगे, मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हैं, बीएचयू के नेता थे और मोदी जी के बरसों बरस के दोस्त थे। मोदी जी ने ही इनको मंत्री बनाया जब सरकार बनी, और जब ये चुनाव हार गए तो मोदी जी ने इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जम्मू कश्मीर का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल, यानी ये जो सिन्हा साहब हैं, ये उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा ताकतवर हैं। इन्हीं के अंडर में पुलिस है, इन्हीं के अंडर में इंटेलिजेंस है, इन्हीं के अंडर में सारी की सारी सिक्योरिटी है। और 22 अप्रैल को जिस तरह से चूक हुई पहलगाम में, जहाँ मौके पर एक सिपाही नहीं था, कई वीडियोज़ दोस्तों मैंने बनाए, आप देख सकते हैं। वो जो सबसे बड़ी चूक थी, उसकी सीधी सीधी जवाबदेही मनोज सिन्हा की, मोदी जी के सबसे करीबी नेता, मोदी जी के पुराने मित्र। लेकिन महीना भर इस घटना को हो गया है, आज तक ना सफाई मांगी, ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, ना जवाबदेही फिक्स हुई, ना ही मिस्टर सिन्हा पर कोई कार्रवाई हुई। क्या ये सवाल पूछना गलत है? और सच्चाई ये भी है कि मोदी सरकार ने अभी तक किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की। अंग्रेज़ी में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की कि ये चूक कैसे हुई, आतंकवादी हमला कैसे हुआ, और आतंकवादी हमले के बाद जो जांच थी, वो जांच उन आतंकवादियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई, उनकी गर्दन तक क्यों नहीं हाथ पहुंच पाया हमारी सुरक्षा एजेंसियों का। इसके लिए अभी तक सफाई नहीं मांगी गई, न लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांगी गई है, न इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से मांगी गई है, ना ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मांगी गई है, और ना ही मोदी जी ने ये जानकारी मिस्टर शाह से मांगी है, उनके जो सबसे खास हैं मोदी जी के चाणक्य से भी ये जानकारी नहीं मांगी। सच्चाई ये है कि 22 अप्रैल के बाद से चाणक्य ज़्यादातर पर्दे के पीछे ही रहे। अब दोस्तों, हमारे देश की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, जो खुफिया निगाह रखती है आतंकवादियों पे, अपराधियों पे, उस एजेंसी का नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय दिल्ली में है, ये गृह मंत्रालय में है। इसके जो बॉस हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के सबसे बड़े बॉस, वो अमित शाह साहब हैं, गृह मंत्री। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काम है, मूल काम है, वो ये है कि वो सेना को, पुलिस को, लोकल पुलिस को खुफिया जानकारी देती है आतंकवादियों के मूवमेंट के बारे में या किसी साजिश के बारे में। यानी अगर चूक होती है, जिस तरह से चूक पहलगाम में हुई 22 तारीख को, उस चूक की जो सबसे बड़ी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं तपन कुमार डेका, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, देखा जाए तो जवाबदेही इन्हीं की बनती है। इन्हीं से हिसाब मांगना चाहिए था कि भाई ये गलती कैसे हो गई, हमें पता क्यों नहीं लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तपन कुमार डेका से बजाय जवाबदेही मांगने के, बजाय उनको सजा देने के, सरकार ने उन्हें इनाम दे दिया है, 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया है। यानी तपन कुमार डेका रिटायर हो रहे थे पहलगाम की घटना के बाद, उन्हें 1 साल की नौकरी और दे दी गई है। सवाल इस बात का है, क्या सरकार अपने आदमियों को साफ तौर पर बचा रही है और उन्हें एडजस्ट कर रही है? अब दोस्तों, एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन था, जो सेना का रोल था इस पूरी घटनाक्रम में, जिस तरह से पाकिस्तान पे स्ट्राइक की गई, पूरी तरह से परफेक्ट था। और मैं सेना को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है। जिस तरह से भावलपुर में स्ट्राइक करी, मुरीदके में स्ट्राइक करी, कोटली में स्ट्राइक करी, मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक करी, तकरीबन 100 आतंकवादी मार दिए।
सेना को सलूट है। लेकिन सरकार से जो चूक हुई, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जो चूक हुई, जो गलतियां हुई, क्या उसका हिसाब नहीं मांगेगा ये देश? क्या उस पर सवाल नहीं करने चाहिए? और आज मैंने एक ऐसे शख्स को न्योता दिया है जिन्होंने पिछले 1 महीने से सरकार की गलतियों पे, सरकार की खामियों पर भीतर तक रिसर्च की है। जी हाँ, कर्नल रोहित चौधरी। और कर्नल साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये जो सवाल हैं उस पर सबसे ज़्यादा जानकारियां कर्नल साहब ने इकट्ठी की। कर्नल साहब कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन भी हैं और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और हमारा पुलिस का जो सिस्टम है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसके एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कर्नल साहब को आखिर तक सुनिए। कई बड़े पहलू, कई बड़ी जानकारियां आपको इस इंटरव्यू में मिलने जा रही हैं। मेरा जो सवाल कर्नल साहब आपसे है वो ये है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार और मोदी जी का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी नाम शुमार कर रहा हूँ, इसमें मैं अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उनका भी नाम ले रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी फ्रीली आराम से पहुंच गए, बिना किसी रोक टोक के 40 मिनट वहां रहते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्या ये बहुत बड़ी चूक थी और मोदी सरकार इस पर पर्दा डाल रही है? जी, वही मैं उसके ऊपर आना चाह रहा था कि अब आकलन करने का समय है कि क्या हमने खोया और क्या पाया। और उसके लिए सबसे पहले हमें सीन ऑफ क्राइम जो पहलगाम है वहां पर पहुंचने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये है कि पहलगाम हमला जिन आतंकवादियों ने किया वो आज भी फरार है, हमारी गिरफ्त से बाहर है। दूसरी चीज, ये हमने अपने 40 साल के जो जे.एंड.के के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई है, टेररिज्म के अंदर पहली बार हमने ऐसा देखा है कि टेररिस्ट जो मिलिटेंट्स जो है जितनी जल्दी आता है, एक्टिविटी करता है, अपनी वारदात करता है, उतनी जल्दी अपना सेफ रास्ता ढूंढ के बाहर निकलता है, 1-2 मिनट के अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर 40 मिनट तक वो आतंकवाद फैलाते रहे, चुन चुन कर लोगों को मारते रहे, नरसंहार करते रहे। तो ये हमने आज तक नहीं सुना। और इसकी एक ही वजह है क्योंकि वहां पर कोई भी पुलिस की, पैरामिलिट्री की, सीआरपीएफ की, किसी की भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। मैं हैरान हूं कि जहां पर दो से लेकर और 3,000 सैलानी लगातार आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे थे। और ये वो जगह है जो सर्दियों में भी बंद नहीं होती है। तो इसका मतलब लगातार सैलानी आते रहते हैं यहाँ पर। और ऐसी जगह पर जहाँ इतना फुटफॉल है, तो इसका मतलब वहां पर अगर कोई पुलिस पोस्ट, पिकेट या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी नहीं है, तो ये तो अपने आप में एक सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जहां तक बात है सिक्योरिटी जे.एंड.के की, वो पिछले जब से, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए जो सिक्योरिटी ऑफ जे.एंड.के, क्योंकि ये मैं जब जे.एंड.के कहता हूँ उसमें दो हिस्से आ जाते हैं। एक तो है जो कि फौज के कंट्रोल में आता है, जिसके अंदर काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर के लिए जो 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 या एक हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का फौज में है, और मुझे लगता है पहलगाम वाला जो हिस्सा है या श्रीनगर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो पहले ये ऐसा होता था कि सारा का सारा ओवरऑल कंट्रोल जो होता था, कमांड एंड कंट्रोल फौज के पास होता था। पिछले 4 साल से, जब से ये यूनियन टेरिटरी इन्होंने बनाया है, उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो ये सोचते हैं कि सारा का सारा कुछ वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अपने अंडर कंट्रोल जो जो वहां की सिक्योरिटी है उसको ले लिया। और इसमें जितने भी जो हमारे शहर हैं, जैसे श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, जैसे ये बारामूला और ये तमाम तरह के, मतलब क्या कर्नल साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहलगांव के पास जो एक घटना हुई, वो जो एरिया है, वो जो इलाका है, वो फौज के पास नहीं था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में था, अमित शाह के हाथ में वो एरिया था? जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो शहरी इलाके हैं जितने भी, और ये जो बैसारम की जो घाटी है और ये पहलगाम के आसपास का सारा इलाका है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिक्योरिटी के अंडर कंट्रोल था, मिनिस्ट्री ऑफ होम के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल था।
तो यहाँ पर फौज का कोई कंट्रोल नहीं था। ये एक तो पहली चीज, सारी दुनिया को ये चीज समझने की जरूरत है। दूसरी चीज कि वहां 40 मिनट तक ये जो नरसंहार होता रहा और 1.5 घंटे तक जो है कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई, वहां पर कोई क्यूआरटी नहीं आई है। वहां से 5-6 किलोमीटर के ऊपर सीआरपीएफ का एक आईजी लेवल के रैंक के ऑफिसर बैठते हैं, फिर एक आईजी पुलिस वहां पे पहलगाम में नजदीक वहां पे बैठते हैं। और इसके बाद भी अगर इस तरह की घटना वहां पर हो जाती है तो इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो सकता। ये हमने अपनी 26 साल की नौकरी के अंदर पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस तरह की चीज हुई है। 40 मिनट जी तक ये फ्री हैंड उनको दिया गया और उसके बाद जो हमारे घायल थे उनके इवैक्यूएशन का कोई सिस्टम नहीं था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सीआरपीएफ वाले इसके बाद कमांडर्स वहां पे कहते हैं कि हमारे पास कोई इसका स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्यूआरटी जानी है, क्या किस तरह से इस तरह के जी इतने बड़े बड़े हमले को हैंडल करना है। तो ये 110% जो मेरी हमारा जो फौज का जो आंकलन है उसके हिसाब से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम की टोटल फेल्यूर है। और इससे जी एक और चीज आपको पीछे जाने की जरूरत है कि 6, 7, 8 अप्रैल को होम मिनिस्टर ने जेएंडके का सिक्योरिटी रिव्यू लिया। उसके अंदर सब कुछ सारे देश को बताया कि सब ठीक ठाक है। उसके बाद 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की वहां पे विजिट होनी थी और उस विजिट को कैंसिल कर दिया जाता है और कारण दिए जाते हैं कि सिक्योरिटी कारणों की वजह से इसको हम स्थगित कर रहे हैं, जी कैंसिल कर रहे हैं। और उसके 5 दिन बाद पुलवामा ये पहलगाम हो जाता है, पहलगाम की घटना हो जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम थी, इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं चूक थी। और जो जी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे वो रॉ है, डायपैक है, ये एनपीआरओ है, जी तमाम तरह की 6-7 एजेंसियां हैं जो पूरे देश के अंदर एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंटेलिजेंस उनके पास 6, 7, 8 तारीख अप्रैल को थी और 17 अप्रैल को थी तो उन्होंने ग्राउंड पे क्यों पास नहीं की, और एक अगर बड़ी नहीं बात थी तो एक क्यों नहीं थी। जी एक बड़ी बात कर्नल साहब ने की। कर्नल साहब कह रहे हैं कि 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था, इस दौरे को इसलिए रद्द किया गया, कैंसिल किया गया क्योंकि कुछ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि वहां पर कुछ हमला हो सकता है। तो अगर इस तरह की बात थी तो फिर रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में करना चाहिए था, ये वो बात करें। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कर्नल साहब, आपकी तो बड़ी डीप रिसर्च है इसमें। क्या आपको लगता है कि मोदी जी अपनी करीबी टीम को बचा रहे हैं, क्योंकि मनोज सिन्हा भी उनके बड़े पुराने मित्र हैं, गाजीपुर के मनोज सिन्हा हैं, तब से मोदी जी के बड़े खास हैं, 25-30 वर्षों से। अमित शाह तो खास हैं, अजीत डोभाल भी खास हैं। क्या आपको लगता है मोदी अपने लोगों की गर्दन बचा रहे हैं, अपने लोगों को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, और जो सफाई मांगनी चाहिए थी, जो एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये जिस तरह से इनका इतिहास रहा है कि पठानकोट की घटना हो गई, उसके आतंकी कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके आतंकी कहाँ गए, क्या हुआ, और उनके बाद जो जो उनके परपेट्रेटर्स थे, जो उनके मददगार थे, डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जब ये जिम्मेदारियां होम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक अगर तय नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे लैप्सेस होंगे। और यही चीज हमें देखने को मिली पहलगाम के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने उस समय पे जिम्मेदारियां ली होती और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की होती तो आज शायद उसमें पहलगाम जैसी घटना नहीं होती। तो ये हम मोदी जी से साफ साफ सवाल करना चाहते हैं कि आपके होम मिनिस्टर, उनकी चूक की वजह से हमारे 26 सैलानी वहां पर बेगुनाह लोग उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ना उन्होंने किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, ना अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की, ना अपने आईबी के रॉ के एनएसए डायरेक्टर के? के किसी की डायरेक्टर्स की किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की। डीजी सीआरपीएफ की, डीजी बीएसएफ की, आईजी सीआरपीएफ के और डीजी पुलिस की, किसी की नहीं। अगर फौज के कंट्रोल की ये जगह होती और इतना बड़ा हमला हो चुका तो अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कई तरह के कोर्ट मार्शल हो जाते और ऊपर तक कितने लोग उनके हेड्स रोल कर चुके होते। लेकिन ये होम मिनिस्टर कैसे है यहाँ पे कि जो अपनी जी जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं। और जी इन लोगों की लैप्सेस की वजह से हमारे देश को एक
न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाना पड़ा। लेकिन लेकिन जो इतनी बड़ी मैंडेट इन सबको मोदी सरकार को मिली, उसका भी ये फायदा उठा नहीं सके। 6 और 7 तारीख की रात को, 6 और 7 मई की रात को जिस तरह से ऑप सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑप सिंदूर के अंदर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जिस तरह से 9 टारगेट को दिए गए, आर्मी एयरफोर्स को दिए गए कि आप टेरर लॉन्च पैड जो हैं उनको डेसिमेट करेंगे, उनको खत्म करेंगे। तो जब 150 के करीब टेरर लॉन्च पैड्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं और स्टेजिंग एरियाज हैं, जिनके क्लैरिटी से, जिनके ग्रिड रेफरेंस से हमारे पास पूरी की पूरी जानकारी है, तो उनको क्यों नहीं हमने ध्वस्त किया? हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता और हम उनको ध्वस्त कर सकते थे। आज ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कितने किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। बहुत अच्छी बात है, सेना ने अपना काम किया। सेना को जितना काम कहा उससे ज्यादा करके दिखाया। हम अपने सैनिकों का मान और सम्मान करते हैं, उन्होंने कमाल करके दिखाया है। और उसके बाद जिस तरह से काउंटर ऑफेंसिव बीजेपी पाकिस्तान ने लॉन्च किया, जिस तरह से ड्रोन अटैक्स थे, जिस तरह से उनके मिसाइल्स हमारी तरफ आए और उनको पूरी तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने, हमारे लोकल जो एलओसी के ऊपर जितने भी हमारे जो फोर्सेस लगी हुई थी, आर्टिलरी लगी हुई थी और जितने भी हमारे फोर्सेस लगी थी, उन्होंने बहुत बखूबी काम किया। लेकिन 10 मई को सुबह तो ब्रीफिंग के दौरान जो एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की और एमओडी की जो ब्रीफिंग होती थी, उसमें तीनों ऑफिसर्स ऐसे अपबीट मूड में थे और बहुत सारे चैनल तो, कोई चैनल तो जो है लाहौर तक पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था, कोई कराची पहुंच गया था। ऐसा माहौल था हमारे देश के अंदर, एक जश्न जैसा माहौल था। लड़ जरूर रहे थे लेकिन जश्न जैसा माहौल था कि आर और पार कर देंगे, क्योंकि हमें मोदी जी ने जैसी पहलगाम हमला हुआ था, तो 22 तारीख को हमला हुआ, 23 तारीख को वो चले जाते हैं बिहार में और कहते हैं कि इनको मिट्टी में मिलाने का काम हम लोग करेंगे। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो मिट्टी में मिलाएंगे। तो ऐसे मूड के साथ हमारा देश उस टाइम पे लड़ाई के मैदान में उतरा हुआ था, सेनाएं उतरी हुई थी, सेना अपबीट मूड में थी, मोरल। और अचानक जिस तरह से सीज फायर किया गया, इससे ज्यादा शर्मनाक सीज फायर मेरे ख्याल से वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं देखा गया कि 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हैं और एक तीसरा आदमी 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से कहते हैं कि भाई मैंने इन दोनों को बुलाकर इनको बोल दिया है कि आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग नेशंस हो और आप फुल एंड इमीडिएट सीज फायर इमीडिएट करेंगे। और आपकी जो कश्मीर के ऊपर हमें पता है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, और इस लड़ाई को अगर सुलझाने के लिए और फैसला कराने के लिए अगर 1000 साल भी लग जाएंगे, तो मैं अगर उसका कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं तो मैं करने को तैयार हूं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने लाकर हमारे देश को छोड़ दिया कि एक थर्ड पार्टी की मीडिएशन, जो कि हमारा कश्मीर हमारा कोई मसला नहीं था इस लड़ाई में, कश्मीर नहीं था, टेरर के अगेंस्ट से लड़ाई शुरू हुई थी, जिसके तहत हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसा एडवांटेज मिल चुका था कि हमारी फोर्सेस आगे पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने को तैयार बैठी थी। और एक और चीज, 1971 में अगर इंदिरा गांधी जी हमारी जो आयरन लेडी थी और सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो लीडरशिप थी, उसके तहत हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और हमारी नेता इंदिरा गांधी जी वो रिचर्ड निक्सन को, यूएस के प्रेसिडेंट को ये कहकर आ गई थी। कर्नल साहब, और आज कर्नल साहब आपकी एकदम सही आप कह रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें दोस्तों कर्नल साहब ने कही और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि भाई ये तो फौज में है, बोले कि अगर हमारी फौज के इलाका कर्नल साहब का कहना है कि अगर फौज के पास पहलगाम एरिया होता और फौज की जिम्मेदारी होती, तो अभी तक महीने भर के अंदर कई फौजी अफसर उनके तबादले हो चुके होते, उनका कोर्ट मार्शल हो चुका होता, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी होती, एक्शन हो चुका होता कि साहब ये चूक हुई कैसे। लेकिन ये जो एरिया था जहां ये घटना हुई पहलगाम, वो फौज के पास नहीं था, वो अमित शाह के पास था, वो मनोज सिन्हा के पास था। लेकिन महीना भर होने को आ रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ना ही वहां के डीजीपी, जो पुलिस के डीजीपी हैं, उन पर एक्शन लिया, ना सीआरपीएफ पे कोई एक्शन हुआ, ना मनोज सिन्हा पे कोई एक्शन हुआ, ना ही उन्होंने जो है सदन में जो है जवाब दिया, ना ही विशेष सत्र बुलाया। पूरी तरह से मोदी खामोश हैं,
कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और एक चीज और कर्नल साहब ने कही कि अगर जवाबदेही तय होती तो हो सकता है कि पुलवामा पहलगाम जैसी घटना ही नहीं होती। और एक और बात इन्होंने कही आखिर में कि जिस तरह से 10 मई को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीज फायर पर एक समझौता कर लिया अमेरिका के दबाव में, वो भी बिल्कुल गलत था। तो चलिए कर्नल साहब, बहुत कुछ आपने जानकारी दी और देखते हैं, अभी भी वक्त है, एक महीना ही बीता है। एक जी एक कमेंट में और यहाँ पे कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि हमारे जो महिलाएं हैं उनका उनकी सिंदूर उनकी ताकत होती है, और पुरुषों की हमारी जो एक रक्षा कवच के तौर पे सिंदूर काम जी करता है। मोदी जी, आपने तो ट्रंप के दबाव में आकर हमारे देश की जो भावनाएं होती है, महिलाओं की भावनाएं, पुरुषों की भावनाएं हैं, उनके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उनके सिंदूर के भी सौदा करने का काम आपने किया। चलिए, और तो ये सबसे बड़ी जो हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने किया। जो चलिए हमें पता चला, जो वो कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानियों को बता दिया था चलिए कि भी हम लोग ये अटैक करने वाले हैं। तो अगर ऐसा अटैक अगर आप कर रहे हैं, हमारी फौजें लड़ रही हैं और आप हमारे वो जान देने को तैयार है, सीने के ऊपर गोली खाने को तैयार है, जी लेकिन पीछे से अगर अगर मुखबरी करके आप हमारे पीछे के ऊपर, पीठ के ऊपर छुरा घोपोगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। आपको तुरंत प्रभाव से चलिए सेशन बनाना चाहिए, जी पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, ऑल कर्नल पार्टी साहब, मीटिंग के अंदर मोदी जी को आना चाहिए। तो ये मैं जी आप लोगों के जरिए कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आप आए। और जो आपने कहा कि भाई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है, एक्शन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। ऐसा लगता है कर्नल साहब जो जो कह रहे हैं कि मोदी अपनी टीम को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, उनको एडजस्ट कर रहे हैं और सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। कर्नल साहब, इस प्रोग्राम में आप लास्ट कमेंट, इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारी सेनाएं 100% डिलीवर किया, 100% पास, और चलिए मोदी सरकार 100% फेल। ये मैं आपको चलिए कहना चाहूंगा। मिलिट्री ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट है वो पूरा नहीं हुआ, ये कर्नल साहब करें। कर्नल साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत सी जानकारियां आपने थैंक यू। यदि वक्त होता तो मैं भी और आपसे बात करता, कई परतें आपके साथ खोलता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच थैंक सर।